हेलो एवरीवन, आज हम करने लगे हैं चैप्टर फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये क्लास 9th का है, फिज़िक्स का चैप्टर है और ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। तो आज हम इसमें दो टॉपिक्स कवर करेंगे, एक है इंट्रोडक्शन और दूसरा करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, और कल हमारी अगली क्लास लगेगी जोनसा, जिसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन शुरू कर देंगे। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो कोटेशन है आज की वो है, योर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। अगर आप आज अच्छा करेंगे आपको आगे फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये जो उनसे टॉपिक्स हैं वो 11th 12th 10th में भी बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ अपना मन लगा के पढ़िए। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में। अब दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर और वेक्टर। ये आई थिंक मोशन में बहुत लोग बच्चों ने किया होगा, तो इसलिए मैं ऊपर ऊपर से हल्का सा आइडिया दे रही हूँ। एक स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है या चाहिए होती है। जैसे सपोज मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे स्पीड के बारे में। ठीक है, स्पीड, जब स्पीड बोलते हो तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इसके लिए आपको अब मैग्नीट्यूड तो चाहिए, राइट, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए ना डायरेक्शन। तो इसीलिए जिनसे स्पीड हो जाती है वो एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। लेकिन उसी जगह मैं वेक्टर की बात करूँ तो वेलोसिटी ले लो। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी मैटर करती है। क्लियर? अब इस चैप्टर में अगर बात करें तो इस चैप्टर में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब मेरे को उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। और फोर्स को आप रिप्रेजेंट करते हो ऐसे ही, जो उनसे एरो है वो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका। मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हो? अगर मैंने बोला मेरे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ए, ठीक है, और एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं उसके ऊपर एक एरो हेड लगा दूंगी। तो इसलिए फोर्स को भी उनसे रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो ये है। राइट, अब आगे जाने से पहले दो टर्म्स सबके क्लियर होने चाहिए, एक है रेस्ट और दूसरा है मोशन। रेस्ट पे क्या होता है? देखो, ये भी तुमने टॉपिक्स किए हुए हैं तो इतनी डिटेल में नहीं, लेकिन की पॉइंट्स मैं ज़रूर बताऊंगी। रेस्ट क्या होता है? क्या जब टाइम के साथ जब टाइम के साथ आपकी जो सी पोजीशन हो रही है वो चेंज नहीं हो रही, राइट, दैट इज़ रेस्ट। लेकिन जब टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, दैट इज़ मोशन। मतलब when the position of an object changes with time, it is called motion, and when the position of an object does not change with time, it is called rest. Right? तो ये दोनों डेफिनेशंस हैं। ये ऑलरेडी मोशन में किया हुआ है तो इसलिए मैं फटाफट बता रही हूँ। राइट, अब मैं आगे बताने लगी हूँ फोर्स के बारे में। अच्छा ठीक है, कोई भी नॉर्मल बच्चा है वो फोर्स का क्या सोचेगा? फोर्स होता क्या है? देखो, फोर्स क्या होता है? ज़बरदस्ती। ठीक है, इन हिंदी तुम कह दो ज़बरदस्ती करते हो जब किसी चीज़ के साथ। मतलब जैसे कोई बॉडी रेस्ट पे है, मतलब उसके जो पोजीशन है वो टाइम के साथ नहीं बदल रहा, राइट, वो बॉडी रेस्ट पे है। उस पर अगर मैंने फोर्स लगाया वो बॉडी मूव करेगी, बॉडी मोशन में आ जाएगी, तो वो चीज़ फोर्स होती है। तो इसकी जो सी डेफिनेशन होती है वो लिख सकते हो क्या? अ फोर्स is any interaction that change the motion of an object. ओके, अगर बॉडी, देखो, अगर बॉडी आपकी रेस्ट पे है, ठीक है, और उस पर मैं फोर्स लगा देती हूँ, ठीक है, वो बॉडी मोशन में हो जाएगी। और अगर बॉडी मोशन में है उस पर अगर मैंने फोर्स लगाया वो बॉडी रेस्ट पे चली जाएगी। ठीक है, फोर्स ये चीज़ होती है। जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लो जो तुम एवरीडे लाइफ का ले लो
क्या एक अलमीरा पड़ी है, ठीक है, अब अलमीरा है जो सी, उस पर तुम्हें मम्मी ने बोला है कि उस अलमीरा को पुश करके आगे कर दो, तो क्या कर रहे हो तुम, फोर्स लगा रहे हो, क्योंकि और उस पोजीशन है जो उनसे अलमीरा की जो रेस्ट पे थी उसे चेंज करके मोशन में लेके आ रहे हो, राइट। तो यही होता है फोर्स का। तो फोर्स इज नथिंग बट पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स। क्लियर। अब फोर्स के बहुत सारे काम हैं, वो कैसे के काम होते हैं देखो, ध्यान से देखो। फोर्स एक तो शेप और साइज बदल देता है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, राइट। फोर्स पुश कर सकता है, पुल कर सकते, तो एटलीस्ट डेफिनेशन में आ गई है। पुश और पुल तो डेफिनेशन में तुम इंक्लूड कर लो कि फोर्स इज एनीथिंग दैट पुशेज और पुल्स, राइट। तो ऐसे, अच्छा ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या अगर तुम्हारी कार चल रही है 40 की स्पीड पे और एकदम से आप एक्सेलरेशन से पैर हटा देते हो, तो वो कार रुक जाती है थोड़ी देर के बाद, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, राइट। आई थिंक ये नाम सुना होगा, जिसने नहीं सुना कोई बात नहीं, मैं आगे बता दूंगी। तो उस पर ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो कि अगर बॉडी स्पीड अप करनी है तभी भी फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर बॉडी स्पीड डाउन करनी है तभी भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और फोर्स मैंने पहले बोला था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, बोला था ना। तो अगर फोर्स की तुमने डायरेक्शन बदली तो फोर्स भी चेंज होगा, राइट। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तुम ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, तो वही वेक्टर मतलब मैं एक बार पॉइंट रिपीट कर देती हूँ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन बदली तो फोर्स बदलेगा, और अगर तुमने मैग्नीट्यूड बदला तो भी फोर्स बदलेगा। क्लियर। इसमें इतना ही है। और फोर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखो है नहीं, तो हम इसको ऐसे ही बोल देते हैं दैट इट इज एनी इंट्रैक्शन दैट कॉजेज द चेंज ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। ये एनसीईआरटी का ही मैंने लाइनें उठाई हैं, यहाँ पे आप सारा रीड कर लेना, कुछ खास नहीं लिखा, सिर्फ ये जो हाईलाइटेड चीज़ें उस पर थोड़ा सा गौर फरमाना। जैसे पुशिंग, हिटिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर द वेज ऑफ ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, ठीक है। ये मैंने वैसे चीज़ें समझा दी हैं सारी, बट एक बार फिर भी रीड कर लेना। जैसे यहाँ पे देखो, ट्रॉली को अगर तुमने ऐसे ही रखा, ठीक है, और कुछ नहीं करा, तो वो ट्रॉली रेस्ट पे है, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रॉली को मोशन में लेके आना है मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। टेक अनदर एग्जाम्पल, मेरे पास ड्रॉर है, राइट। अब ड्रॉर ऑब्वियसली ड्रॉर अंदर की तरफ होगा, राइट, उसको खोलना है तो तुम बाहर की तरफ फोर्स लगाओगे। द ड्रॉर इज पुल्ड, द ट्रॉली इज पुश्ड। तो पुशिंग, हिटिंग, पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये सारे फोर्सेज लेके आते हैं, राइट। जैसे देखो यहाँ पे शेप और साइज का आ गया, अगर ये नॉर्मल शेप है, अगर यहाँ से प्रेस करी, यहाँ से प्रेस करी, तो उसका शेप बदल जाएगी, तो और साइज भी बदलेगा इनफैक्ट, राइट, अभी कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा, जिसके कारण ये जिनसा फोर्स है वो शेप और साइज को भी चेंज करता है। यहाँ पे लिखा हुआ, वी ऑल्सो नो दैट द फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, यस, यहाँ से एक बार रीड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो उनसे अंडरलाइन करिए। और ये ध्यान रखना दैट ऑब्वियसली आप फोर्स को देख नहीं सकते, राइट, आप फोर्स को देख नहीं सकते, यू कैन ओनली इवन यू कैनॉट फील दैट फोर्स, राइट। आप सिर्फ इफेक्ट ऑफ फोर्स देख सकते हो, मतलब अगर मैं फोर्स लगा रही हूँ वो आपको थोड़ा दिखेगा, आपको फील भी नहीं होगा, लेकिन आप उसका इफेक्ट देख सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या आप उसका इफेक्ट देख सकते हो, ओके, राइट। तो आ जाओ, अब आगे जैसे करोगे, बढ़ोगे अपनी एनसीईआरटी पे, तो अगला जिनसा टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ फोर्सेस के ऊपर। तो मैं भी वही करवा रही हूँ, ध्यान से देखना। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से ना कई हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, स्कूल के लेवल पे हल्के फुल्के बन जाते हैं, तो ध्यान से देख लेना, राइट, इजी है। तो अब दो टाइप की फोर्सेस हैं, एक फोर्स है अनबैलेंस्ड और दूसरा फोर्स है बैलेंस्ड फोर्स, राइट। इनके डेफिनेशंस तो ऑब्वियसली अब इतने बड़े हो चुके हो कि डेफिनेशंस एज सच बहुत कम चांसेस होते हैं पूछने के, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम रटी हुई डेफिनेशंस रट लेंगे, राइट। ध्यान से देखिए, अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास ये एक बॉक्स पड़ा है, अपनी कॉमन सेंस लगाना, राइट। मैं यहाँ पे एक फोर्स लगा रही हूँ 10 न्यूटन का, अच्छा ठीक है, ये बताने से पहले ये देख लो, जो एन है ना दैट इज़ एन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ये मैंने आई थिंक पॉइंट बताया नहीं था, लिख लो। क्या जैसे मोशन में तुम सब ने किया होगा, यहाँ पे जगह कहाँ होगी,
यहाँ पे होगी, राइट। देखो मोशन में हमने किया होगा, मोशन सबने किया है ना, तो मोशन में हमने स्पीड का ऐसा यूनिट पढ़ा है। क्या होता है स्पीड का ऐसा यूनिट, बोलो। आई थिंक सबको पता है स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ऐसे ही सारे एसआई यूनिट्स हैं, मतलब मेजर यूनिट्स। और सीजीएस यूनिट्स कौन सा होता है, इट कैन बी एनीथिंग, यू टेक किलोमीटर पर आवर ले लो, दैट इज द सीजीएस यूनिट फॉर स्पीड। तो वैसे ही अगर इस चैप्टर में मैं बात करूं तो मोशन का आई मीन फोर्स का जो सा एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और उसे रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एन से, ठीक है। और जो सा सीजीएस यूनिट होता है वो होता है डाइन। इसको डायन मत पढ़ना, इट इज़ डाइन, राइट, डाइन है। और इनके बीच में रिलेशन देखो, वैसे तो ये जो सा यूनिट है ना सीजीएस यूनिट, वो सिलेबस में तुम्हें इतना काम आएगा नहीं, तो रिलेशन भी जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज सा फोर्स का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। क्लियर। तो आज जो मैं यहाँ पे बता रही थी, हम बात कर रहे थे अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में। क्लियर। मैं पेन का इंक बदल देती हूँ, यस, ओके। मेरे पास एक ब्लॉक पड़ा है, अगर मैंने उस पर 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया और यहाँ से भी मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो मुझे बताओ क्या ये बॉडी, पहले बॉडी ये रेस्ट पे थी, राइट, पहले रेस्ट पे थी, अब जब मैंने फोर्स लगाया क्या ये बॉडी रेस्ट पे रहेगी या इस बॉडी का मोशन होगा? आई होप एवरीवन नोज दिस। यहाँ से मैंने 10 का लगाया, यहाँ से 20 का लगाया, तो ऑब्वियसली ये इस तरफ जाएगी, ठीक है, और ये बॉडी मूव करनी शुरू कर देगी। मूव होगी मतलब इस बॉडी का मोशन हो जाएगा, राइट। और कितना फोर्स होगा, देखो एक टर्म आती है, टर्मिनोलॉजी सुन लो, वो होता है एफ नेट, मतलब प्लस माइनस करके फोर्सेस का जो फोर्स आया वो तुम्हारा एफ नेट होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो तुम यहाँ पे एक फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला रटने के लिए नहीं है, समझ के करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बट फिर भी देख लो, बिगर माइनस स्मॉल फोर्स कर दो, तुम्हारे पास एफ नेट मिल जाता है। जैसे यहाँ पे बड़ा 20 न्यूटन है, छोटा 10 न्यूटन है, तो यहाँ पे 20 - 10 कर दो, तुम्हें नेट फोर्स मिल जाएगी, वो मिलेगी 10 न्यूटन्स की, राइट। तो बॉडी पे जो सी नेट फोर्स लग रही होगी वो लगेगी 10 न्यूटन्स की। अच्छा, किनको नेट फोर्स का मतलब नहीं समझ आया होगा, तो तुम ये समझ लो कि नेट फोर्स होता है प्लस माइनस करके जो बची खुची फोर्स हो वो, ठीक है। इसका मतलब एक्चुअली आगे समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि कभी भी उसने बोल दिया फोर्स निकालो कितनी है, तो तुम्हें क्या करना है, बिगर माइनस स्मॉलर फोर्स कर देना और आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल की ही अगर मैं डीप अंडरस्टैंडिंग दूँ, बिकॉज सी दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, क्योंकि जितना रट्टा मारना ईजी है लेकिन न्यूमेरिकल्स पेपर में फिर नहीं होते, तो ध्यान से सुनना। अगर मैं बोल रही हूँ कि लेफ्ट साइड से लग रही है 10 न्यूटन का फोर्स और राइट साइड से लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, तो मैंने अभी बताया कि जो सा एफ नेट होता है वो कितना होता है, बड़ा माइनस छोटा, मतलब 20 - 10, मतलब 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना। और बॉडी इस तरफ जाएगी, 10 न्यूटन का, बॉडी मोशन में आ जाएगी। आई थिंक ये चीज़ें मैंने अभी बताई हैं और ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो अब बाकी का, अब तुम बोलोगे यहाँ पे तो 20 लग रहा था, तो यार यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स तो यहाँ पे आ गया, वो बाकी का 10 कहाँ गया? तो ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इस 20 को मैं लिख सकती हूँ 10 + 10 न्यूटन्स, तो ये वाला 10 को ये वाला 10 ने बैलेंस किया और आपस में कट गए, राइट। और ये वाला जो सा 10 है वो आगे की तरफ इस बॉडी को एक्सेलरेट करवा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे एक और एग्जाम्पल लो, अगर मैंने बोला यहाँ पे मैंने लगाया 60 न्यूटन्स का फोर्स और यहाँ पे मैंने लगाया 120 न्यूटन्स का फोर्स, तो मुझे बताओ बॉडी, अब पहले बॉडी रेस्ट पे थी, अब मुझे एक चीज़ बताओ कि बॉडी मोशन में होगी? हाँ जी मोशन में होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स लगा है, और फोर्स हमें पता है कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो मोशन में करती है, मोशन में तो रेस्ट पे करती है। तो वैसे ही मैं अगर बात कर रही हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने 60 न्यूटन्स का फोर्स लगाया है, तो 120 को मैं लिख सकती हूँ 60 + 60, तो ये 60 और ये 60 तो कैंसिल आउट हो गया, राइट। ये जो सा 60 न्यूटन्स वाला फोर्स है वो इसको ऐसे बॉडी को मोशन में ला देगा इस डायरेक्शन में जिधर फोर्स होगी, राइट। ये एक टॉपिक था। तो इस कंडीशन को कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड कंडीशन और अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे हम अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड कर रहे थे ना, ये और ये कर रहे थे ना टॉपिक,
तो अब यहाँ पे देखो मोशन हो रहा है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं एक अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, उसी जगह अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ कि ये मेरे पास ब्लॉक पड़ा है और यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो अब मुझे बताओ ये क्या होगा, बॉडी चलेगी, बॉडी रेस्ट पे है। अब मैंने फोर्स लगाया, बॉडी फिर भी रेस्ट पे रहेगी, क्यों? क्योंकि ये वाला 10 न्यूटन ने इस 10 को काटा, जैसे इस दोनों कट गए आपस में, अब बॉडी पे फिर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो बॉडी मूव नहीं करेगी। तो एक्चुअली फोर्सेस एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो रहे हैं आपस में, तो इसको कह देते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, जैसे एक और देखो, न्यूमेरिकल्स कभी कभी पूछ लेते हैं, आगे मैंने कोई कंसेप्ट बताना है, तो दैट इज़ व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस अ लिटिल मोर। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मैंने लगाया 80 न्यूटन्स का फोर्स, ध्यान से सुनना भी है, लास्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने लगाया 160 न्यूटन्स का फोर्स। तो सबसे पहले देखो फोर्स की डायरेक्शन, ये 80 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, राइट, ये 160 न्यूटन्स इस तरफ लग रहे हैं। ओके, इस 160 को मैं 80 + 80 लिख सकती हूँ, ये 80 और ये 80 तो कैंसिल आउट हो गया, ये 80 बचा हुआ है, तो इसको बॉडी को इधर मूव कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी एक अनबैलेंस्ड कंडीशन, अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी क्योंकि ये बॉडी मूव हो रही है। लेकिन अगर मैं यहीं पे ले लूँ एक एग्जांपल कि यहाँ पे 80 न्यूटन्स का फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी 80 न्यूटन्स का फोर्स लगा, तो अब मुझे बताओ बॉडी पहले रेस्ट पे थी, अब क्या होगा? अभी भी रेस्ट पे रहेगी, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो सा फोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास बैलेंस्ड फोर्स। क्लियर? ओके, एक बच्चों वाला एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, काफ़ी बड़ों वाले ले लिए, ध्यान दो। यहाँ पे मैंने अगर लगाया 10 न्यूटन्स का फोर्स और यहाँ से मैं लगा रही हूँ 10 न्यूटन्स का फोर्स, तो अब मुझे बताओ, अब आधे बच्चे क्या करेंगे, ये एरो का डायरेक्शन नहीं देखेंगे और बोलेंगे कैंसल हुआ, बॉडी रेस्ट पे हुई और बन गया बैलेंस्ड फोर्सेस, है ना? यही आंसर होगा ना, यही होगा, यही सोच रहे थे। लेकिन ये चीज़ गलत है, क्यों? क्योंकि मैंने बोला था क्या जो सा फोर्स होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बोला था ना क्या जो सी फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन भी मैटर करती है। तो यू नीड टू सी दी एरोज ऑल्सो। अब देखो ये उसको पुश कर रहा है, पीछे से धक्का लगा रहा है, ये पुल हो रही है, तो इसलिए तो ये दोनों आपस में जो काटे हैं ना भैया, नहीं कटेंगे वो, ध्यान रख लो, ये आपस में जिनसे काटा है आपने, वो नहीं कटेंगे। ठीक है, एरोज देख लेना और पता चल जाएगा क्यों नहीं कटे। और यहाँ पे एफ नेट हुआ कितना, 10 + 10 20 न्यूटन्स का नेट फोर्स लग रहा है। क्लियर? तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस में मेनली यही है, ये एनसीईआरटी का पेज लिया है, तो यू कैन एक्चुअली रीड दिस, गो थ्रू दिस। कुछ खास नहीं बोल रहा, उसने ये बोला है कि अगर मेरे पास ये ब्लॉक है, अगर मैंने उसको इस साइड से खींचा, राइट, तो वो इस साइड जाएगा, सिर्फ इस साइड से खींच रही, जो मैं लिख रही हूँ ना प्लीज़ वही देखिए, तभी समझ में आएगा। यहाँ से खींच रही हूँ तो वो बॉक्स सिर्फ इधर से जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इस बॉक्स को यहाँ से खींचा तो बॉक्स यहाँ की तरफ जाएगा, राइट, ये तो सबको पता है, तुम रख के देख लो, कोई भी बुक अपनी टेबल पर करके देख लेना। लेकिन अगर मैंने यहाँ से खींचा और फिर यहाँ से खींचा और ये दोनों फोर्सेस बराबर हुई तो क्या होगा, बैलेंस्ड फोर्स होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे रखा बॉक्स, थोड़ा को यहाँ खींचा और यहाँ से कम फोर्स लगाई, यहाँ से कम फोर्स लगाई और यहाँ पे ज़्यादा लगाई, तो ये अनबैलेंस्ड कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो आई थिंक ये मैंने ऊपर सब समझा ही दिया है, तो यू गो थ्रू दिस एवरीथिंग, राइट। और यहाँ पे जो सी फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह है वो मैं कवर करती हूँ अभी टॉपिक, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बतानी है। यहाँ पे आई थिंक स्लाइड्स मेरे पास ख़त्म हो गई हैं। ओके, एक सेकंड में स्लाइड ऐड कर लेती हूँ। राइट, यस। अब मैंने पहले बोला था शुरू में, चैप्टर का नाम देखो क्या है, मैंने कौन सा लगाया चैप्टर का नाम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाया है, इतनी ऊपर जाना पड़ रहा है, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाया ना चैप्टर का नाम। तो अब मैं यहाँ पे बताने लगी हूँ स्टोरी, तो देखो नेक्स्ट क्लास में एक स्टोरी सुनाएंगे, अगली क्लास में, अभी नहीं, ठीक है।
लेकिन मैं अभी एक चीज़ इतना बता देती हूँ कि यार न्यूटन वॉज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, राइट। तो न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे। अब मैं तीनों लॉज तो अगली क्लास में कवर करूँगी, लेकिन सेकेंड लॉ का कंक्लूजन सुनो। सेकेंड लॉ जो भी था, क्या था, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक रिजल्ट निकाला था। कंक्लूजन मतलब रिजल्ट। न्यूटन जी ने एक रिजल्ट दिया था, और वो क्या था, क्या जो उनका फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन के बराबर है। फोर्स इज इक्वल टू ma, और इसको रिप्रेजेंट ढंग से करना, जैसे फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी तो एरो डालो, एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो डालो, राइट। तो अब यहाँ पे लिख लेना, जिधर F स्टैंड्स फॉर फोर्स, M स्टैंड्स फॉर मास एंड A स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, राइट। इनके SI यूनिट्स भी लिख देती हूँ ब्रैकेट में, जैसे फोर्स का SI यूनिट न्यूटन यूज़ करना है इस फॉर्मूले में, मास का SI यूनिट kg यूज़ करना है, और एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होता है, मीटर सेकंड स्क्वायर यूज़ करना है। यही वाले यूनिट्स होने चाहिए, कोई और यूनिट में नहीं होगा। अगर हुआ तो ट्राई टू कन्वर्ट इनटू SI यूनिट्स, अदरवाइज यू आर गोइंग टू गेट अ रॉन्ग आंसर, राइट। तो अगर अब ये वाले एग्जाम्पल्स मैं लूँ, जैसे यहाँ पे 10 और 80 वाला लिया था कोई, हाँ जी, मैं 60 और 120 का एग्जाम्पल यहीं पे जो ऊपर समझाया ना वो ले रही हूँ। यहाँ पे ध्यान दो, मैंने बोला मेरे पास एक बॉक्स है, यहाँ पे मैंने 60 न्यूटन्स का फोर्स लगाया, यहाँ पे मैंने 120 न्यूटन्स का फोर्स लगाया। अब हमें पता है कि इस 120 न्यूटन्स को मैं 60 + 60 लिख सकती हूँ, तो ये 60 और ये 60 गया, यहाँ पे नेट फोर्स लगा 60 न्यूटन्स का, और ये मेरे पास एक अनबैलेंस्ड कंडीशन होगी, राइट। अब ये 60 न्यूटन्स कैसे आया, एक तो तुम थोड़ा सा लॉजिकल सोच लो कि यहाँ से 60 गया और यहाँ से 60 गया, अदरवाइज जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि एफ नेट निकाल लो, बिगर माइनस स्मॉलर, दैट इज 120 - 60 इज इक्वल टू 60 न्यूटन, ऐसे भी आ जाएगा, राइट। अब अभी मैंने एक सेकेंड लॉ का कंक्लूजन बताया जो है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रही हूँ मैं, सुनो। क्या देखो, मास तो कांस्टेंट ही है, मास तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, राइट, मास इज कांस्टेंट। फोर्स यहाँ पे नेट फोर्स कितने का लग रहा है, 60 न्यूटन्स, तो यहाँ से मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो ये ध्यान में रखना, क्या जब एफ नेट 0 के बराबर नहीं है, वाई आई एम यूजिंग बराबर नहीं है, जब एफ नेट बराबर नहीं है तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। मैं ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा सा होके क्यों बोल रही हूँ, ताकि ना तुम्हें याद रहे, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट। ट्रू फॉल्स में पूछे जाते हैं कि जब एफ नेट 0 हुआ तो क्या है, एफ नेट 0 नहीं हुआ तो क्या है, तो ये याद रहे। तो इसी कारण मैं थोड़ा सा ऐसे स्टाइल से बोल रही हूँ कि एफ नेट जब 0 नहीं हुआ तब इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन, इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। याद रखना, कैसे, मैंने बता दिया कि फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे 60 मास कांस्टेंट है, यहाँ पे 60 न्यूटन्स का फोर्स लगा, तो अब कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन भी होगी, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेटेड मोशन है, वी ऑल नो दिस, राइट। तो अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, यहाँ पे क्या मैंने बोला, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, सपोज लगाया 60 न्यूटन्स, तो आए हाय 80 ले लेता, 60 बहुत ले लिया, यहाँ पे भी मैंने लगाया 80 न्यूटन्स का फोर्स, तो मुझे बताओ नेट फोर्स कितनी है, सीधी एरोज, हाँ नहीं मैंने कुछ गड़बड़ी करी, ये आपस में कटेंगे, सो रिलैक्स। यहाँ पे जैसे एफ नेट है 0 के बराबर है, 0 के बराबर है तो मेरे पास सेकंड लॉ से एफ इज इक्वल टू एम में आया, ये कांस्टेंट है मेरे पास। अब ये फोर्स 0 है तो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, एक्सेलरेशन भी 0 के बराबर है। तो ये कंक्लूजन सुनो, अब क्या जब एफ नेट 0 के बराबर नहीं है देन इट बिकम्स योर एक्सेलरेटेड मोशन, ओके। और जब मैं बोल रही हूँ कि जो सा एफ नेट है वो 0 के बराबर है तो क्या होगा, ध्यान से देखो। तो ऑब्वियसली एक तो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है बिकॉज एक्सेलरेशन 0 के बराबर आ रही है, राइट। उसके अलावा भी इफ़ यू जस्ट नोटिस दिस, अगर यहाँ ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैंसिल हो रहा है, बॉडी रेस्ट पे रहेगी, है ना, रेस्ट का केस हो गया। तो जब एफ नेट 0 है तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, बस। कुछ और हो सकता है इसमें, दिमाग लगाओ, कुछ और हो सकता है,
हाँ जी, अब मैंने बता दिया रेस्ट मोशन के लिए बता दिया, हमने कवर कर लिया भाई केस। एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में कवर कर लिया। अब क्वेश्चन चला होगा दिमाग में, भाई यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? ध्यान रखना, जब भी एफ नेट 0 हो तब यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है मैम? ध्यान से थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपके पापा, अच्छा चलो छोड़ो, कोई इजी एग्जाम्पल लेते हैं। ये मेरे पास कोई बॉडी है, वो 40 मीटर्स पर सेकंड से चल रही है। बॉडी है वो 40 मीटर्स पर सेकंड से जा रही है, राइट। इसके आगे भी फोर्स लगाया मैंने 80 न्यूटन्स का, इसके पीछे भी मैंने फोर्स लगाया 80 न्यूटन्स का। तो क्या होगा? ये 80 और ये 80 कट जाएंगे, तो इसके स्पीड पे तो कोई फ़र्क नहीं डलेगा ना, क्योंकि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में कट गए, तो ये तभी भी 40 न्यूटन के साथ ही चलेगा। तो इसका क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली चल रहा है, इस पर कोई फ़र्क नहीं डलेगा। तो ये ध्यान रखना कि जब भी एफ नेट 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, 0 के इक्वल नहीं है, तब एक्सेलरेटेड मोशन है, और जब 0 के इक्वल हुआ तब मेरे पास रेस्ट और एक यूनिफॉर्म मोशन लगेगा, राइट। तो यहाँ पे सब कुछ यही लिखा है, एक बार ना जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है। स्पेशली दीज लाइन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। आई थिंक ये वाला पेन यहाँ पे चलेगा नहीं, ओके। दीज लाइन्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ लेना एक बार, ठीक है, अच्छे तरीके से गो थ्रू हो जाना। और यहाँ पे एक और वर्ड है फ्रिक्शनल फोर्स का, वो मैं बता रही हूँ अभी, ठीक है। एक ये फ्रिक्शनल फोर्स रह गया, और एक नॉर्मल फोर्स के ऊपर जो वर्ड है वो यहाँ का बताना है। अदरवाइज यू कैन गो थ्रू दिस पेज 115 पेज नंबर तक तुम यहाँ सारा कर लेना, और जो मैंने समझाया वो अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। तो आराम से सब कुछ हो जाएगा। बस एक चीज़ सुन लो, लास्ट टॉपिक है आज का, नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स। अब सबसे पहले मैं बता रही हूँ नॉर्मल फोर्स के बारे में। नॉर्मल फोर्स इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ध्यान से सुनो, अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास बुक है एक, तुम्हारी मैथ्स की बुक पड़ी है टेबल पे, आई थिंक लग नहीं रहा है टेबल में, हल्का सा साफ बना दूँ, राइट। चलो ये टेबल का मैंने वो बना दिया सरफेस, और मैंने बोल दिया तुम्हारे मैथ्स की बुक इतनी मोटी सी बुक पड़ी है टेबल पे, राइट। तो अब यू ऑल विल बी लाइक, यार ग्रेविटी हमेशा एक्ट कर रही है ना सोसाइटी में, सराउंडिंग्स में हमेशा ग्रेविटी है, तो ये बुक नीचे क्यों नहीं गिरी? क्यों नहीं गिरी? क्या ब्रह्मास्त्र आके इस बुक को रोक रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल कि ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट करी और ये नीचे क्यों नहीं गिरी? बुक से पूछो, बुक आप क्यों नहीं गिरे नीचे? बुक बोलेगी कि हाँ ग्रेविटी नीचे लग रही है, लेकिन मेरे को टेबल का सरफेस भी एक फोर्स दे रहा है जिसका नाम है नॉर्मल फोर्स, जो इस ग्रेविटी को बैलेंस आउट कर रही है, और वो कट रहे हैं आपस में, एक बैलेंस्ड कंडीशन बन रही है, इसके कारण मैं रेस्ट पे हूँ। बुक ये आंसर करेगी, ठीक है, समझ में आया? बुक ने क्या आंसर किया? बुक ने बोला क्या ये फोर्स है, ये टेबल है, ये बुक हूँ, ये मैं हूँ, और यहाँ पे नीचे ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, ठीक है। और ग्रेविटी को फोर्स को हम mg से रिप्रेजेंट करते हैं, mg, स्मॉल m एंड स्मॉल g, वेयर m स्टैंड्स फॉर मास एंड g स्टैंड्स फॉर ग्रेविटी। कैसे हुआ, क्या हुआ, वो अगले चैप्टर में, वो इस चैप्टर में नहीं है, तो इतनी डिटेल में मत जाओ भी, इतना सुन लो कि बुक है, बुक नीचे की तरफ जाएगी, ग्रेविटी एक्ट करेगी, तो इसको बैलेंस करेगी एक फोर्स जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, इस टेबल के थ्रू लग रही है। देखो कॉन्टैक्ट में है ना, ये ध्यान रखोगे, ध्यान से देखो, मैं दिखाती हूँ, चलो ठीक है, ये ध्यान दो, इधर देखना जिधर मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये रहा, इस केस में देखो, ठीक है। यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, यहाँ पे ये टेबल और ये बुक कॉन्टैक्ट में, इसलिए यहाँ से एक फोर्स लगी जिसका नाम है नॉर्मल फोर्स, और ये नॉर्मल फोर्स ग्रेविटी को बैलेंस कर रही है, तो इसलिए ये और ये कट रहे हैं आपस में, और एक बैलेंस्ड कंडीशन अचीव हो रही है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बैलेंस कंडीशन अचीव हो रही है, तो एफ नेट बताओ, एफ नेट 0 हो गया, मतलब नेट फोर्स 0 हो गई। अब जैसे ही नेट फोर्स 0 हुई, दो कंडीशंस आ गई, एक रेस्ट वाली आ गई और एक यूनिफॉर्म मोशन वाली आ गई। तो यहाँ पे देखो रेस्ट वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, बुक रेस्ट पे है, तुम्हारी बुक चल ही नहीं रही, राइट।
सो एक ये चीज़ थी नॉर्मल फोर्स के बारे में। बस इतना ध्यान रखना, नॉर्मल फोर्स एविनियराइज होती है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। जैसे सपोज टेबल पे देखो, टेबल की तुम्हारे सामने आई एम 100% श्योर एक कोई ना कोई तो पानी की बॉटल ना पड़ी होगी, राइट। दिस इज़ नॉट लुकिंग लाइक अ बॉटल बट वॉट एवर, कोई ना कोई पानी की बॉटल पड़ी होगी, राइट। अब वो क्यों नहीं गिरी, बॉटल से पूछो बॉटल क्यों नहीं गिरे आप, वो बोलेगी कि मेरे पास नीचे ग्रेविटी लग रही है, लेकिन मेरे को टेबल की तरफ से एक नॉर्मल फोर्स भी अचीव हो रही है, जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, आपस में कट रहे हैं। जब वो कटेंगे तो एफ नेट 0 आएगा। बॉटल को इतना पता है, पढ़ी लिखी बॉटल है भैया, एफ नेट 0 आएगा तो वो बॉडी रेस्ट पे है, इसलिए मैं रेस्ट पे हूँ, बॉटल तो ये आंसर करेगी, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर नॉर्मल फोर्स। और लास्ट टॉपिक करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। आई थिंक ये बहुत सारे बच्चों को पता होगा क्या होता है, बिकॉज ये नॉर्मल लाइफ में होता है। अदरवाइज फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर के, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ वहाँ पे आता है, उसका एक एग्जाम्पल है। बट फिलहाल मैं एक ऊपर से हिंट दे देती हूँ, ध्यान से देखो। यू ऑल प्ले क्रिकेट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, राइट। क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट छोड़ो तुम, क्रिकेट का क्या करना है, बॉल फेंकी, ठीक है। अब व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि अगर तुमने इस बॉल को थोड़ी सी वेलोसिटी दी तो आगे जाके ना बॉल रुक जाएगी, राइट, बॉल विल स्टॉप। अब ये क्यों रुकी, क्योंकि इसके पीछे की डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। बॉल और ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, क्लियर, जो इसको आगे वाली वेलोसिटी को रोक रहा है, जिसके कारण अगर तुमने वेलोसिटी दी बॉल को, वो आगे जाके रुक जाएगी। और अगर मेरे पास फ्रिक्शन वाला फ्लोर नहीं होता, मतलब फ्रिक्शनलेस फ्लोर होता या स्मूथ फ्लोर होता, तो वो हमेशा चलती रहती, पूरी ज़िंदगी चलती रहती। लेकिन दिस इज़ नॉट द केस हेयर। फ्रिक्शन एक्ट करती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये बॉल की वेलोसिटी को कम कर देती है और बॉल अल्टीमेटली रुक जाती है, राइट। सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स का इतना ही है। जैसे अब एक एग्जांपल ध्यान से सुनना, मेरे पास बॉल है। अब बॉल से पूछो आप रेस्ट पे क्यों, बॉल बोलेगी नीचे की तरफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ऊपर की तरफ मेरे पास नॉर्मल फोर्स आ रहा है ग्राउंड की तरफ से, तो उसी कारण मैं रेस्ट पे हूँ, ये रेस्ट वाली बॉल बोलेगी। लेकिन अगर मेरे पास ये बॉल है, इसको मैंने कोई वेलोसिटी दी, ठीक है, ये बॉल आगे जाके रुक जाएगी। तो इससे पूछो तू क्यों रुकी, बॉल बोलेगी कि मेरे को पीछे की तरफ से कोई फोर्स लग रहा है जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, वो मुझे रोक रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ अपोजिंग फोर्स, ये याद रखना कि फ्रिक्शनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ अपोजिंग फोर्स, और ये बॉल को रोक देगा आगे जाके, ठीक है। यही सारा नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में था। You go through this that the friction force arises between the two surfaces in contact. And ये पैराग्राफ और इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से, मतलब ये 2-3 लाइन अच्छी तरीके से पढ़ लेना। उसके अलावा अगली क्लास में, आगे क्यों नहीं हो रहा, आई एम सॉरी, चलो ठीक है छोड़ो। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक करेंगे विच इज़ टॉपिक 9.2। इस टॉपिक में वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो कल मिलते हैं with a very brand new topic, first law of motion. Okay, take care for today. It's all. Thank you.